प्रभाकरन, ऐसा प्लान बताओ कि गौतम अंजलि के पास जाना तो दूर, उसका कभी नाम भी ना ले। लता देवी ये कहते हुए बालों में लगाने वाली मेहंदी खोल रही थी। हर महीने अपने बालों को उसे काला करना पड़ता था। बाकी मन तो उसका पहले से काला था। लता देवी की बात सुनकर प्रभाकरन के दांत निकल आते हैं। वो हंसते हुए कहता है, मैडम, आइडिया जब देता है प्रभाकरन तो दुश्मनों पर लग जाता है ग्रहण। रिया मैडम ने ऐसे ही थोड़ी ना सालों से अपना मैनेजर बना के रखा है। मेहंदी घोलती लता देवी का हाथ रुक जाता है। तू यहाँ मेरे सामने अपनी तारीफ करने आया है या प्लान बताने आया है? प्लान बता जल्दी से। प्रभाकरन के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। बिना एक सेकंड भी रुके वो फौरन कहता है, प्लान ऐसा है मैडम कि अंजलि से मिलना तो दूर, गौतम सर अंजलि को देख भी नहीं पाएंगे। प्लान ऐसा है मैडम कि गौतम सर अंजलि का कॉल उठाना तो दूर, कभी जिंदगी में अंजलि को कॉल कर भी नहीं पाएंगे। प्लान ऐसा है मैडम कि गौतम सर की जिंदगी से अंजलि इस तरह दूर जाएगी कि फिर कभी लौटकर नहीं आ पाएगी। लता देवी का ध्यान अब पूरी तरह से प्रभाकरन पर फोकस हो जाता है। प्रभाकरन की बातों ने लता देवी के अंदर हलचल पैदा कर दी थी और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। वो कहती है, अंजलि कभी लौटकर नहीं आएगी गौतम की जिंदगी में। उसके लिए जो भी करना पड़े मैं तैयार हूँ। बता क्या करना होगा? अंजलि को पॉइजन देना होगा। प्रभाकरन अपनी जेब से पॉइजन के शीशे निकालकर लता देवी को दिखाता है। इतना खतरनाक पॉइजन है ये, एक बार अगर किसी भी इंसान की बॉडी में गया तो उसके बाद उसे डॉक्टर क्या भगवान के पास भी ले जाया जाए तो वो भी आई एम सॉरी बोलने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रभाकरन का शैतानी दिमाग जहर उगलता है, लेकिन वो तो वैसे भी उस पर जो वायरस लगा है उस वजह से मरने ही वाली है। अब कुछ ही दिनों में मरने वाले को मारने का क्या मतलब प्रभाकरन? लता देवी फिर से मेहंदी खोलने लग जाती है, जैसे उसे प्रभाकरन के प्लान में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आया हो। मैडम, मेरे एक जानने वाले को कैंसर था। डॉक्टर ने उसे बोल दिया था सिर्फ 15 दिन के मेहमान हैं आप। वो कमबख्त आज तक जिंदा है। ये डॉक्टर सिर्फ मरीजों को डराने के लिए इतना कम टाइम बताते हैं। और एक बात तो शायद आपको अभी पता भी नहीं है, इसीलिए आप सोच रहे हैं कि वो मरने वाली है। प्रभाकरन लता देवी को एक बार फिर से सरप्राइज करता है। कौन सी बात? लता देवी अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहती है, अंजलि अपनी बीमारी से बचने का एंटीडोट अब खुद बना रही है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े डॉक्टर्स उसके इस काम में हेल्प कर रहे हैं। पॉसिबल है कि वो इस वायरस का एंटीडोट बहुत जल्द बना लेगी और अपनी मौत को हरा देगी। प्रभाकरन की बात सुनते ही लता देवी कुछ पल के लिए सोचने लग जाती है। नहीं नहीं, मारना ठीक नहीं है, तो कुछ और आइडिया सोच। इतना बोलकर लता देवी चली जाती है। प्रभाकरन भी मायूस सा चेहरा लिए निकल जाता है, पर मन ही मन सोचता है, इस प्लान की अहमियत आप समझ नहीं रही है मैडम। बस ये एक प्लान और सारी समस्याओं का समाधान। मैं रिया मैडम की जिंदगी के कांटे को निकाल कर रहूंगा। इस तरफ रिया ऑफिस के केबिन में बैठी हुई काम कर रही थी। तभी गौतम केबिन के अंदर आता है। रिया, अपनी उस फ्रेंड को फोन लगाओ ना, जो मैडम पिंक को जानती है। गौतम की बात सुनते ही रिया अपना काम छोड़कर कहती है, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अभी लगाती हूँ। रिया सच में मदद करने वाली नियत से अपनी सहेली को फोन लगाने लग जाती है। गौतम को हैरत होती है। उसे अंदर से हल्की सी हिचक थी, लेकिन अब लग रहा था मानो वो रिया से किसी भी तरह की मदद की उम्मीद रख सकता है। रिया की फ्रेंड कॉल रिसीव करती है। हेलो, हाय निशा, कैसी है? इज एवरीथिंग फाइन? जवाब में निशा उसे डांटते हुए कहती है, फाइन यू इडियट, मेरा बर्थडे है आज और तुम मुझसे मेरा हालचाल पूछ रही है। रिया अपना माथा ठोक लेती है, जैसे उसे अपनी भूल का एहसास हो गया हो। आई एम रियली वेरी सॉरी यार, हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग, लॉट्स ऑफ लव टू यू। ऐसे माफी नहीं मिलेगी, शाम को पार्टी रखी है, मेरा फियांसे भी आएगा पार्टी में, तू भी जीजू को लेकर आना, समझी? निशा रिया को इनवाइट करते हुए कहती है, ठीक है आई विल कम, बट यार तेरी एक हेल्प चाहिए। तुझे याद है एक बार तूने किसी मैडम पिंक के नाम का जिक्र किया था पार्टी में और सारी लड़कियां उस पर बहुत हंसी थी। वी वर लाइक, ऐसा अजीब नाम कौन रखता है?
रिया निशा को याद दिलाने की कोशिश करती है। हाँ याद है, इनफैक्ट मेरी तो आज भी उससे बात होती है। निशा की ये बात सुनते ही गौतम के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, जैसे वो मंजिल के एक कदम और नजदीक पहुंच गया हो। निशा के इतना बोलते ही उसके एंटीडोट को पा लेने की फीलिंग्स फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यार, उससे बात करनी थी, तू करवा पाएगी? रिया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मैं तेरी सारी हेल्प करूंगी, लेकिन शाम को पार्टी में आने पर। चल अभी मैं रखती हूँ, शॉपिंग पर जाना है, शाम को मिलते हैं, बाय बाय। फोन काटते ही रिया गौतम को देखकर कहती है, सॉरी गौतम, वो थोड़ी ऐसी ही जिद्दी है, फोन पर सब नहीं बताएगी वो, हमें पार्टी में जाना ही होगा। गौतम ने अपनी आंखों से रिया की कोशिश देखी थी, इसलिए वो भी कुछ नहीं कह पाता है। उसे रिया के साथ जाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अंजलि की खातिर उसे ही करना ही था। डेफिनेटली वी विल गो। वैसे एक बात कहूँ तुमसे गौतम? रिया फोन को टेबल पर रखते हुए कहती है, हाँ बोलो ना। गौतम कहता है, तुमने ये अपनी कैसी हालत की हुई है, इतनी दाढ़ी बढ़ा ली है, बाल भी देखो, खाना टाइम पर खाते नहीं हो, कमजोर हो गए हो, थोड़ा अपना ख्याल भी रखो, अच्छा लगेगा। गौतम को समझ नहीं आता है कि रिया की इस चिंता का क्या जवाब दे। उसका इतने पास होना भी उसके मन में थोड़ी हलचल मचा रहा था। वो बस सर को हाँ में हिलाकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ लैब में अगले दिन एक बहस चल रही थी। अंजलि के टीम के दो डॉक्टर्स में लड़ाई छिड़ी थी, जिस पर अंजलि की जिंदगी दांव पर लगी थी। वहीं मौजूद अंजलि भी तय नहीं कर पा रही थी कि आखिर किस डॉक्टर की बात पर भरोसा किया जाए। तुम समझते क्या खुद को? मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूँ, मैं नहीं जानूंगा कि मैंने क्या बनाया है? डॉक्टर परेश सामने अपने कोलीग डॉक्टर अखिल से कहता है। उसी तेवर में अखिल भी जवाब देता है, तो मैं भी पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ डॉक्टर परेश, मुझे भी पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये दवाई खतरनाक साबित हो सकती है। दर्शक बने दूसरे डॉक्टर्स अपने प्रयोग में लगे हैं, लेकिन बीच बीच में उनकी बात भी सुन रहे हैं। परेश पूरे विश्वास के साथ कहता है, ये कैप्सूल मैंने 6 वायरस प्रोटेक्टर दवाइयों को मिक्स करके बनाया है। मेरा दावा है ये अंजलि जी का बॉडी के वायरस को 40% तक खत्म कर देगी। अखिल भी कहाँ पीछे हट सकता था। उसने भी इस दवाई के कॉम्पोजिशन और इफेक्ट को चेक किया। तुम्हारे इस कैप्सूल को सिर्फ वही लोग लेने के लिए केपेबल हैं जिनकी बॉडी फिट हो, स्ट्रांग हो। और हम सब जानते हैं वायरस की वजह से अंजलि की बॉडी कितनी ज्यादा वीक हो चुकी है। इससे उस पर खतरा भी आ सकता है। कौन जिम्मेदार होगा उसका? इतने डेंजरस वायरस से लड़ने का एंटीडोट बनाना कोई आसान काम लगता है तुम्हें? थोड़ा रिस्क लेने से डरेंगे तो क्या एंटीडोट बनाएंगे हम? परेश अंजलि की ओर देखते हुए कहता है, बात अगर रिस्क की है तो आप लोग बिल्कुल भी मत डरिए, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। अंजलि आगे बढ़ते हुए परेश से कहती है। डॉक्टर अखिल अंजलि को समझाता है, ये जो कैप्सूल है सारे एंटीवायरसेस का मिक्स है। ये सीधा हार्ट पर अटैक कर सकता है और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा वीक है। भगवान ना करे, लेकिन अगर ये आपको हार्म कर गया तो इससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। क्यों जानकर रिस्क ले रही है? अंजलि अखिल को देखती है और हल्का सा उसकी बात पर मुस्कुराकर जवाब देती है, जान का रिस्क? वो क्या अभी नहीं है? कम से कम यहाँ थोड़ी उम्मीद तो है अखिल जी। परेश जी आप इंजेक्शन रेडी करिए। बोलते हुए अंजलि बेड पर लेट जाती है। स्वास्तिका अखिल सहित दूसरे डॉक्टर्स इस फैसले से सहमत नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें अंजलि की आंखों में मौत से लड़ने की शक्ति दिखती है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहते। अंजलि तुम्हें एक बार और सोचना है। स्वास्तिका अंजलि से पूछती है और अंजलि स्वास्तिका पर एक नजर घूमते हुए नाम इशारा करती है। इधर प्रभाकरण लता देवी को फोन करता है। मैडम गौतम सर पहुंच गए क्या घर? क्योंकि काफी देर से वो ऑफिस में तो नहीं है। लेकिन वो तो घर पर भी नहीं आया है। लता देवी जवाब देती है, घर पर भी नहीं गए, फिर कहाँ है? मालविका से पूछा तो पता चला सर की आज कोई मीटिंग भी नहीं थी, शायद अंजलि के पास ही गए होंगे। फिर कोई बात नहीं मैडम, घर पर आए तो बताइएगा, ऑफिस का कुछ काम था। प्रभाकरण ने शैतानी चाल फिर से चल दी थी और लता देवी
प्रभाकरन की बात पर सोच में पड़ जाती है। सारी सेफ्टी और प्रिकॉशंस मुझे इस बेड साइड टेबल पर चाहिए। इंजेक्शन लगाने के 6 घंटे बाद हमें इसके रिजल्ट का पता लगेगा। तब आप लोग पूरी तरह से अंजलि जी के ऑक्सीजन लेवल और हार्ट बीट पर नजर रखेंगे। कुछ भी अजीब लगे फौरन मुझे कॉल करेंगे। अंडरस्टूड? डॉक्टर परेश अपने असिस्टेंट डॉक्टर्स को सीरियस सिचुएशन के बारे में समझाते हैं। अंजलि जी रेडी हैं आप? हाथ में इंजेक्शन लिए डॉक्टर परेश अंजलि के एकदम क्लोज आते हैं। बिल्कुल रेडी है, गौतम रूम में एंटर करते हुए कहता है। अंजलि के पास आकर वो बेड पर लेटी अंजलि का हाथ पकड़ता है। क्लिनिक पर जो काफी देर से लड़ाई चल रही थी, स्वास्थ्यिका ने मुझे बता दिया था। एंड आई फील तुमने सही डिसीजन लिया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ अंजलि। अंजलि भी गौतम का हाथ टाइटली पकड़ लेती है। और तभी गौतम के फोन पर लता देवी का कॉल आता है। गौतम फौरन रिसीव करता है। कहाँ है तू गौतम? फोन से लता देवी की आवाज आती है। गौतम थोड़ा साइड में आकर झूठ कहता है। माँ, मैं एक अर्जेंट मीटिंग में आया हूँ, आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ये कहकर जल्दबाजी में गौतम फोन काटे बिना ही उसे जेब में रख लेता है और फौरन अंजलि के पास पहुंच जाता है। अंजलि जी, हम इंजेक्शन लगाने के लिए रेडी हैं। भगवान करे आप इस इंजेक्शन से ठीक हो जाएं, दूसरे की जरूरत ही ना पड़े। डॉक्टर परेश अंजलि को कहता है। गौतम ये सुनता है तो बहुत इमोशनल हो जाता है और वो अंजलि को हक करता है। बस गौतम, आप दोनों का रोमांस खत्म हो जाए तो डॉक्टर अब इंजेक्शन लगा दे। स्वास्थ्यिका चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कहती है। गौतम अंजलि से दूर होता है और डॉक्टर परेश इंजेक्शन अंजलि की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। बस गौतम, आप दोनों का रोमांस खत्म हो जाए तो डॉक्टर अब इंजेक्शन लगा दे। स्वास्थ्यिका की ये लाइन काफी थी लता देवी को समझाने के लिए कि गौतम जब अंजलि के साथ होगा तो कितना नजदीक होगा। गौतम का फोन चालू रह जाने की वजह से लता देवी वहां की सारी बातें सुन चुकी थी। उस चुड़ैल ने मेरी बेटी को पूरी तरह से फंसा लिया है अपनी जाल में। अपनी माँ से झूठ बोल रहा है कि मीटिंग में है, और सच तो ये है कि वो उसके साथ। लता देवी ये सारी बातें सोच सोचकर परेशान हो चुकी थी। गुस्से में फौरन प्रभाकरन को फोन लगाती है। तुम्हारा जो प्लान था कर दो उसे पूरा, अंजलि को पॉइजन दे दो। जी मैडम। लता देवी के ऑर्डर देते ही प्रभाकरन के चेहरे पर खूनी स्माइल आ जाती है। शाम हो चुकी है। गौतम अपने घर के बाहर कार लेकर खड़ा हुआ था और वो रिया का इंतजार कर रहा था। ये कितना टाइम लगा रही है यार, बर्थडे में ही जा रही है या किसी शादी में जा रही है? गौतम वेट करते हुए कहता है। तभी सामने से एक खूबसूरत साड़ी पहने रिया पास आती है। वो खुश लग रही है। वो देखती है कि गौतम ने दाढ़ी कटवा ली है और काफी अच्छे से तैयार हुआ है। उसे और भी खुशी होती है। वो कहती है, लुकिंग हैंडसम। थैंक यू। गौतम के ये कहते ही रिया पूछ लेती है, एंड हाउ एम आई लुकिंग? यू लुकिंग प्रिटी। गौतम अपनी औपचारिकता पूरी कर देता है। कार में गौतम के बगल में बैठी रिया गौतम को निहारती है। गौतम जब ये देखता है कि रिया उसे प्यार से देखे जा रही है तो वो थोड़ा असहज महसूस करता है। उसे इसकी आदत नहीं थी और अब तो उसके मन में अंजलि की वजह से एक दुविधा भी है। वो उसकी नजर हटाने के लिए पूछता है, क्या हुआ, कुछ लगा है क्या चेहरे पर? रिया मुस्कुरा कर जवाब देती है, नहीं, मैं सोच रही थी कि कितने समय के बाद हम साथ में एज हस्बैंड एंड वाइफ जा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। इतना कहकर उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है और उसके हथेली में अपनी हथेली। गौतम को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चाहता तो नहीं है, लेकिन वो रिया को ऐसा करने से रुकता भी नहीं है, क्योंकि रिया का मूड ठीक रहे गौतम के लिए फिलहाल यही सही है। जब तुम्हारे इतना नजदीक होती हूँ, सच में ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरी जन्नत मिल गई। गौतम, तुम सच में सिर्फ मेरे लिए बने हो और मैं तुम्हारे लिए। आई लव यू गौतम। मन ही मन सोचते हुए रिया सिर्फ गौतम के विचारों में खो जाती है। प्रभाकरन उसी होटल के मैनेजर के पास पहुंच जाता है जिस होटल में अंजलि ठहरी है। कैसे हो अंजुमन? प्रभाकरन मैनेजर अंजुमन से हाथ मिलाते हुए कहता है।
अरे सर, आप काफी दिनों बाद आए। अंजुमन प्रभाकरन से पहले भी कई बार मिल चुका था। प्रभाकरन एक बॉक्स जो साथ में लाया था वो मैनेजर के सामने रखता है। एक्चुअली मुझे आपके शेफ से मिलना है। रिया मैडम को इस होटल का खाना हमेशा बहुत पसंद आता है। वो चाहती है कि हमारे नए 7 स्टार होटल में भी वही शेफ अपनी सर्विस दे पाए। तो 10 मिनट बाद ही प्रभाकरन शेफ से मिल भी चुका था। सारी बात करने के बाद उसकी नजरें उन वेटर्स पर थी जो सारे रूम नंबर्स के ऑर्डर खाने लेके जा रहे थे। सर, ये रूम नंबर 105 में अंजलि मैडम का मौसम्बी जूस का भी ऑर्डर है। 105 सुनते ही प्रभाकरन चौकन्ना हो जाता है। मौसम्बी का जूस वो जानता था अंजलि के लिए है। शेफ मौसम्बी का जूस निकालकर ग्लास में भर देता है और प्रभाकरन चालाकी दिखाते हुए सब्जियों से भरा बास्केट नीचे गिरा देता है, जिसे शेफ, मैनेजर और वेटर उठाने लगते हैं। इतने में प्रभाकरन जूस के ग्लास में उस शीशी में से पॉइजन मिला देता है जो उसने लता देवी को दिखाया था। अरे जूस फ्रेश बना है, पहले ये देकर आओ, सब्जी तो मैं रखवा दूंगा। वो वेटर को खाना और जूस लेकर अंजलि के रूम में भेज देता है। अंजलि अब खाना खाएगी। खाना खाने के बाद जूस पिएगी। जूस पीते ही अंजलि की बॉडी में पॉइजन जाएगा। 1 मिनट के अंदर अंजलि डेड। स्वास्थ्य का दौड़ती हुई नीचे मैनेजर के पास हेल्प करती हुई आएगी। फिर हम ऊपर जाकर सबको सांत्वना देंगे, बोलेंगे शी इज नो मोर। वाह, क्या प्लान है तेरा प्रभाकरन। मैनेजर के साथ बात करते करते प्रभाकरन मन ही मन अंजलि के साथ होने वाली घटना को विजुअलाइज कर रहा था। अंजलि की मौत की खबर बस एक बार सुन लूं, उसके बाद ही इस होटल से जाऊंगा आज तो मैं। मैनेजर के चेयर ऑफर करने पर प्रभाकरन मन ही मन सोचता है। 1 घंटा बीत गया था। अंजलि खाना खा चुकी थी और सोफे पर आंख बंद करके लेटी हुई थी। दोनों बच्चे कॉपी में टेबल्स लिखकर याद कर रहे थे। यार, मुझे सिर्फ 8 तक का ही टेबल याद है। मम्मा बोल रही है 15 तक का लिखकर बताओ। विवान, मम्मा का मोबाइल ले लेना चुपके से, उसमें से देखकर हम 20 तक का टेबल लिख देंगे। वंश विवान से धीरे से कहता है। तू चीटिंग करेगा? विवान वंश से कहता है। इतने में डोरबेल बजती है। स्वास्थ्य का दरवाजा खोलती है तो देखती है क्लीनिंग डिपार्टमेंट से आदमी आया है। वो कहता है, मैम, खाना कंप्लीट हो गया आपका, तो मैं प्लेट्स ले जाता हूँ। लेट मी आस्क, अंजलि, खाना कंप्लीट हो गया तेरा? स्वास्तिका सोई हुई अंजलि से पूछती है, लेकिन अंजलि की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। हाँ, मम्मा खाना खाकर सो गई है, ले जाओ आप प्लेट्स। वंश बीच में बोल पड़ता है, लेकिन अंजलि की आंखें तब भी नहीं खुलती। प्लेट्स उठाते हुए आदमी कहता है, ये जूस नहीं लिया क्या मैडम ने? इसे भी ले जाऊं? स्वास्तिका अब की बार फिर से अंजलि को टैप करके उठाती है। अंजलि, जूस क्यों नहीं पिया तूने? अंजलि की आंख खुलती है। वो अंगड़ाई लेते हुए कहती है, यार, खाना इतना हैवी हो गया, आज जूस पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। ठीक है मम्मा, फिर पढ़ाई करके मैं पी लूंगा जूस। आपने कहा था ना, गुड बॉयज हेल्दी जूस पीते हैं। विवान अंजलि को देखकर कहता है, मैं भी गुड बॉय हूँ, मैं पीऊंगा जूस। वंश बीच में बोल पड़ता है, नहीं मैं पीऊंगा, नहीं मैं पीऊंगा। दोनों बच्चों की फाइट देखकर अंजलि टोकती है, ओके ओके, आप दोनों गुड बॉयज हो, इसलिए हाफ ऑफ करके दोनों पियेंगे, ओके। क्लीनिंग डिपार्टमेंट वाला आदमी भी दोनों बच्चों की फाइट देखकर हंस पड़ता है और खाने की प्लेट्स लेकर वहां से चला जाता है। प्रभाकरन फोन पर लता देवी से बात कर रहा था। अपनी पूरी पैनी नजर रखना प्रभाकरन, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। लता देवी फोन की दूसरी तरफ से कहती है, मैडम, आप बस नकली आंसू बहाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ ही देर में खबर बस आती ही होगी। प्रभाकरन शातिर मुस्कान के साथ कहता है। इतने में क्लीनिंग डिपार्टमेंट वाला आदमी हंसता हंसता लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आता है। मैनेजर उसकी हंसी देखकर पूछता है, क्या हुआ राहुल, इस बात की हंसी आ रही है भाई? कुछ नहीं सर, अंजलि मैडम है ना 105 वाली, उनके दोनों बच्चे बहुत क्यूट हैं। वो आदमी जवाब में कहता है। प्रभाकरन ये सुनते ही उस आदमी के पास आता है। वो मन ही मन सोचता है, जिस आदमी को अंजलि के रूम से रोते हुए घबराते हुए आना था, वो हंसते हुए क्यों आ रहा है? क्या किया अंजलि मैडम के बच्चों ने
जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? प्रभाकरन पूछ पड़ता है। अंजलि मैडम ने आज जूस नहीं पिया तो उनके दोनों बच्चे पीने के लिए लड़ रहे थे। और रीजन क्या है कि जूस जो पिएगा वो ज्यादा गुड बॉय होगा। इतना सुनते ही प्रभाकरन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। हे भगवान, ये क्या करने जा रहा है प्रभाकरन तू? रोक जाकर जल्दी उन्हें। बच्चों ने जूस पी लिया तो अनर्थ हो जाएगा। जल्दी जाकर रोक। प्रभाकरन सोचकर ही सीढ़ियों के रास्ते से ही भागता है। डोरबेल बजाता है। अंजलि दरवाजा खोलती है। प्रभाकरन सामने टेबल पर जूस वाले ग्लास के साथ एक और कांच का ग्लास रखा देखता है, लेकिन वो दोनों ग्लास खाली थे। फिर प्रभाकरन की नजर पड़ती है दोनों बच्चों पर जो हॉल में नहीं दिख रहे थे। वो अपने रूम में जा चुके थे। स्वास्तिका चेहरे पर उदासी लिए फोन कानों पर लगाए बैठी है। प्रभाकरन, तुम और इस वक्त? अंजलि प्रभाकरन को देखकर शॉक हो जाती है। प्रभाकरन तो जैसे लॉस्ट हो चुका था। एक खौफनाक डर उसके अंदर घुस चुका था। क्लीनिंग के लिए किसी को भेज दीजिए। बच्चों ने मस्ती मस्ती में सारा जूस फ्लोर पर गिरा दिया है। स्वास्तिका फोन पर होटल रिसेप्शनिस्ट से कहती है। और स्वास्तिका की ये लाइन सुनकर ही प्रभाकरन के अंदर फिर से जैसे प्राण लौटते हैं। वो फौरन बात को घुमाता है। अंजलि मैडम, हमारे होटल का जो इंटीरियर डिजाइन आपने किया था, अर्जेंट में उसका ब्लूप्रिंट चाहिए था, जो अभी के पास था। तब से गौतम सर ने भी कॉल रिसीव नहीं किया था, तो सोचा आपसे डायरेक्ट ले लेता हूँ। अंजलि ये सुनती है और फौरन वो ब्लूप्रिंट लाकर प्रभाकरन को दे देती है। और प्रभाकरन चैन की सांस लेकर वहां से चले जाता है। जहां एक तरफ अंजलि के खिलाफ साजिशें रुक नहीं रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके लिए एंटीडोट लाने के लिए गौतम हर संभव कोशिश कर रहा था। गौतम रिया के साथ रिया की फ्रेंड निशा के बर्थडे फंक्शन में पहुंच जाता है, जहां उसे मैडम पिंक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी। हाय, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, कैसी हो? रिया अपनी कुछ पुरानी फ्रेंड से मिलती है। गौतम की नजरें बेसब्री से रिया की दोस्त निशा को ही ढूंढ रही थी। रिया बिल्कुल एक कपल की तरह गौतम के हाथों में हाथ डालकर वेन्यू में घूमती है। न जाने कितने टाइम बाद गौतम के हाथों में हाथ डालकर घूमने का मौका मिला है। अच्छे रास्तों पर चलो तो सच में बहुत अच्छा भी होने लगता है। थैंक गॉड। रिया अपने ही विचारों में खोई हुई कब निशा के पास पहुंच जाती है और उसे ध्यान तक नहीं आता। ओ हेलो रिया मैडम, कहाँ ध्यान है आपका? निशा रिया की आंखों के सामने हाथ हिलाती है और उसका ध्यान तोड़ती है। हाय निशा, सॉरी यार, आई वाज थिंकिंग समथिंग एल्स। कैसी है तू? मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मेरी जान। हैप्पी बर्थडे। निशा और रिया पक्के दोस्तों की तरह एक दूसरे को हक करने लगते हैं, लेकिन इन दोनों से ज्यादा खुशी साइड में खड़े गौतम की आंखों में दिखाई पड़ती है, जैसे उसे तो साक्षात उसकी मंजिल ही मिल गई हो। वो फौरन निशा का हाथ पकड़कर उससे कहता है, हैप्पी बर्थडे निशा, एंड यू ऑर्गेनाइज सच अ नाइस पार्टी। थैंक्स जीजू। निशा के चेहरे की स्माइल भी वापस नहीं लौटी थी और गौतम के सब्र ने बांध तोड़ दिया था। वो निशा से तपाक से पूछ लेता है, बाय द वे निशा, आप मैडम पिंक के बारे में क्या क्या जानती हैं? प्लीज टेल अस। अरे जीजू, आई नो, इतने आसानी से बता दूंगी तो फिर आप लोग चले ही जाएंगे। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है ना, तो थोड़ा रुको, पार्टी एंजॉय करो, हम पार्टी के बाद आराम से बात करते हैं। इतना सुनते ही गौतम के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसकी बेसब्री की घोड़ों पर एक बार फिर से इंतजार की लगाम लग जाती है। निशा रिया और गौतम का हाथ पकड़कर वहां ले जाती है जहां सब डांस कर रहे थे। You're looking so good together. कपल हो तो ऐसा एक रोमांटिक डांस तो बनता है यार मेरे लिए। निशा की बात सुनकर रिया ब्लश करने लगती है, पर गौतम की इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन निशा ने उन्हें डांस फ्लोर पर लाकर खड़ा कर दिया है। मजबूरी में गौतम को रिया के साथ कपल डांस करना पड़ता है, लेकिन रिया को देखते हुए उसके इमेजिनेशन में बार बार अंजलि ही दिखाई पड़ती है। वो अंजलि को शायद इतना ज्यादा मिस कर रहा था, और रिया के लिए तो ये मोमेंट जैसे बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ के फोल्डर में सेव हो चुका था, क्योंकि डांस करते करते जब रिया की सैंडल टूट जाती है तो सबके सामने गौतम ही रिया को अपनी गोद में उठाकर चेयर तक लेकर जाता है। रिया, तू सच में बहुत लकी है जो इतने अच्छे इंसान मिले हैं तुझे। यू गाइस आर सच अ ग्रेट कपल। निशा सैकड़ों लोगों के बीच रिया और गौतम की तारीफ करती है,
रिया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो इमोशनल हो जाती है और गौतम को हक करके थैंक्स बोलती है। इधर लैब में बॉडी में इंजेक्शन इंजेक्ट हुए को 6 घंटे का समय बीत चुका था। स्वास्तिका और अंजलि होटल से खाना पीना कंप्लीट करके फिर से लैब में लौट चुके थे और अंजलि इंजेक्शन का रिजल्ट चेक करने के लिए फिर से बेड पर लेट चुकी थी। डॉक्टर्स की पूरी टीम, साइंटिस्ट, सभी की निगाहें अंजलि पर टिकी हुई है। आई थिंक वी हैव एवरीथिंग टू सेव हर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। अंजलि को इंजेक्ट करने वाला डॉक्टर अपनी टीम को अपडेट करता है। ऐसे में घड़ी की सुई को बढ़ते हुए देख लैब में पैनिक सा माहौल बनने लगता है। मेडिकल स्टाफ के लोग अंजलि को मॉनिटर करने के लिए लगाई गई मशीनों में से मिलने वाली एक एक डिटेल को नोट कर रहे हैं। अगर हार्ट बीट स्लो होती है तो अंजलि को हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एडवांस में सेफ्टी इंजेक्शन रेडी रखो। सीनियर डॉक्टर स्टाफ को डायरेक्शन देते हैं। सारा इक्विपमेंट अंजलि की बॉडी से और मशीन से कनेक्ट करने के बाद डॉक्टर अंजलि से पूछता है, हाउ आर यू फीलिंग अंजलि? कुछ बदलाव फील हो रहा है इंटरनली? वहां मौजूद हर मेंबर के कान अंजलि का रिस्पॉन्स सुनने के लिए व्याकुल थे। बस हल्का हेडेक हो रहा है डॉक्टर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अंजलि के इस जवाब से डॉक्टर्स को थोड़ी मायूसी महसूस होती है। सभी को मायूस देखकर एक पल के लिए अंजलि के मन में भी डर बैठ जाता है। स्वास्तिका, इस इंजेक्शन से कभी भी हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। एज डॉक्टर्स आर सेइंग, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अंजलि की आवाज में कमजोरी और चेहरे पर ममता साफ झलक रही है। अंजलि की आंखें फिर गौतम को ढूंढती है। वो स्वास्तिका से पूछती है, गौतम कहाँ है? स्वास्तिका उससे कहती है कि गौतम किसी जरूरी काम से बाहर गया है। ये बात अंजलि को अजीब लगती है। इतने बड़े एंटीडोट ट्रायल के बाद गौतम उसके पास नहीं था। अंजलि गोवा में बिताए हुए पलों की तस्वीरें अपने फोन पर देखती है। अंजलि उदास स्वास्तिका की तरफ देखती है, फिर पूछती है, स्वास्तिका, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू। स्वास्तिका कहती है, ऑफ कोर्स अंजलि, गौतम ने मुझे गोवा में प्रपोज किया था। अंजलि स्वास्तिका की आंखों में देखकर कहती है। स्वास्तिका सरप्राइज हो जाती है। अंजलि फिर कहती है, मुझे उसके लिए फिर से फीलिंग्स आने लगी हैं और इस वजह से भी मैं इस बीमारी से जीतना चाहती हूँ। स्वास्तिका ओ कहकर अंजलि का हाथ पकड़ती है और कहती है, ऑफ कोर्स अंजलि, हम जीतेंगे। अंजलि अब गंभीरता से स्वास्तिका की तरफ देखकर कहती है, मुझे लगता है मेरी जाने के बाद गौतम बच्चों का ठीक से ध्यान रख लेगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को इन माँ का नहीं होने देना चाहती। पिता ना हो जीवन में तो शायद जिया जा सकता है, लेकिन माँ के बिना जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है, सोचने भर से भी शरीर कांप उठता है। तुम कहना क्या चाहती हो अंजलि? स्वास्तिका अंजलि से पूछती है। मैं तो बस यही सोच रही थी कि मैं अगर नहीं रही तो मेरे बच्चों के लिए फिर कौन है जो उनकी जिंदगी में माँ की भूमिका निभा सकती है? या तो मेरी माँ या फिर तुम स्वास्तिका। इसके अलावा मुझे और कोई नजर नहीं आता। अंजलि की बात सुनते ही स्वास्तिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। देखो अंजलि, तुम्हारी माँ कितनी बीमार रहती है आजकल, तुम तो जानती हो। वो खुद का ध्यान रख ले, वही काफी है उनके लिए तो। और अगर मैं ऐसा कर पाती तो मुझसे ज्यादा खुशी शायद ही किसी और को होगी अंजलि। लेकिन तुम तो जानती हो, तुम्हारी बात बच्चों पर कानूनी रूप से सबसे पहला किसी का हक है तो वो गौतम का है। और तुम्हें लगता है गौतम, जो इन बच्चों से अब इतना जुड़ चुका है, वो किसी भी कीमत पर इन्हें अपने से दूर होने देगा? मुझे नहीं लगता। आई थिंक तुम्हें इसके बारे में गौतम से बात करना चाहिए। स्वास्तिका की बात अंजलि को काफी लॉजिकल लगती है और वो इस बात को गहराई से सोचने में लग जाती है। वही मैडम पिंक के बारे में जानने के लिए उत्सुक गौतम का सब्र फंक्शन में फिर से जवाब देने लगता है। चारों तरफ चहल पहल है, लेकिन गौतम सबसे दूर है। रिया, काफी टाइम हो गया। आई थिंक अब तो पार्टी भी एंड होने को आई है। तुम प्लीज निशा से मैडम पिंक के बारे में पूछो। गौतम उसके कंधे पर सर रखे चहल पहल को निहारती रिया से अपनी बात कहता है। रिया को भी गौतम की बेसब्री का एहसास हो जाता है। निशा, निशा प्लीज कम। रिलेटिव्स के साथ सेल्फी क्लिक करवाती निशा को रिया आवाज लगाती है।
गौतम अब सिर्फ और सिर्फ मैडम पिंक के बारे में सुनना चाहता है। रिया की आवाज लगाने पर निशा उन दोनों के पास आ जाती है। तुम्हारे जीजू मैडम पिंक के बारे में जानने के लिए बहुत उतावले हैं। तुम जानती हो ना मैडम पिंक को? रिया निशा से पूछती है, लेकिन तभी निशा को उसका फियांसे खींच कर ले जाते हुए कहता है, यहाँ क्या कर रही हो? चलो डांस करेंगे। निशा गौतम और रिया को भी डांस फ्लोर पर खींच के ले जाती है और दोनों को एक दूसरे के पास पुश करती है। तभी गौतम के पास अंजलि का कॉल आता है। वो सोचता है, इतनी रात में अंजलि क्यों फोन कर रही है? सब ठीक तो होगा ना? गौतम फोन रिसीव करता है। हेलो। अंजलि कुछ बोले इसके पहले ही निशा गौतम से बोल पड़ती है, हाँ पर रिया क्लोज डांस करते हुए कितने अच्छे लग रहे हो। निशा की ये बात जब अंजलि के कानों में पड़ती है तो उसको अच्छा नहीं लगता और वो फौरन फोन काट देती है।